हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे न्यूमेरिकल सीरीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या फिर बोल लो कि मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। और ये आपके कोई भी सेंट्रल लेवल का या फिर आपका स्टेट लेवल का जेईई का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए वैलिड होगा। सेंट्रल लेवल में आपका हो गया बड़े बड़े का बात करें, जैसे एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई होगा उनके लिए। और इसके अलावा जो जितने भी स्टेट लेवल के एई जेईई का एग्जाम हो जाता है हर स्टेट का, अलग अलग स्टेट का, उसके लिए वैलिड होगा। एंड पीएसयू के लिए, गेट के लिए, इनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कि बिकॉज बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तो न्यूमेरिकली पूछा जाता है गेट वगैरह में, राइट। एंड इसरो डीआरडीओ का भी जेईई लेवल का एग्जाम होता है, सभी के लिए उस टर्म पे ये बनाया गया है। एंड यूट्यूब में आप तो लोग देखिएगा कि ये पहला ही ऐसा एक चैनल है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लेकर, चाहे आपका थ्योरिकल सेक्शन रहे या फिर न्यूमेरिकल सेक्शन रहे, राइट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन कोई भी मैं वीडियो डालो, चाहे न्यूमेरिकल का हो या फिर थ्योरी का हो या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर डालो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊं आप लोग के लिए, तो आप लोग उसको अवेल कर पाए, उसको देख पाए, ठीक है। नोटिफिकेशन पाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेना है ऑल नोटिफिकेशन वाले में, राइट। तो चलिए हम लोग अभी देख रहे थे क्या, न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है हम लोग का। ये न्यूमेरिकल सीरीज जो है आपका चैप्टर वाइज है, ठीक है। पहले तो एक सब्जेक्ट को हम लोग उठाएंगे, जैसे अभी हम लोग का चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। क्या चल रहा है हम लोग का? थर्मो। और थर्मो में हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज, जैसे हम लोग का ये आपका सेकंड लेक्चर हो जाएगा। इससे पहले पहला लेक्चर आ चुका है। पहला लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या जाए, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे किन सेक्टर में हो जाता है, थोड़ा बहुत जो इनिशियल आपका टर्म हो जाता है, जैसे वेट हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है। इसके अलावा जो प्रेशर को हम लोग देखते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, इस सब से रिलेटेड जितना आपका आ सकता है न्यूमेरिकल, उसको हम लोग कल ही लिए थे। पहला क्लास जो आया था क्लास 1, और आज का क्या है क्लास 2। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड चैप्टर, या फिर बोलो सेकंड सब टॉपिक, दैट इज कॉल्ड योर हीट एंड वर्क। ये आपका एनर्जी इंटरेक्शन में आएगा। एनर्जी इंटरेक्शन जो होता है उसी में आ जाता है टॉपिक, क्योंकि आप अगर देखिएगा एसएससी जेईई में और आरआरबी जेईई में, तो आरआरबी जेईई में और एसएससी जेईई में दो डिफरेंस है। एसएससी जेईई में इस चीज़ को बोला जाता है हीट एंड वर्क ही बोला जाएगा, बट ठीक है, हीट एंड वर्क बोला जाएगा। आरआरबी जेईई में बोलेगा इसको एनर्जी इंटरेक्शन। क्या बोलेगा? एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन में ही आ जाता है हीट एंड वर्क। तो इस टॉपिक को आज देखने वाले कि इससे कितना मेरा न्यूमेरिकल बन सकता है और कौन कौन सा टॉपिक में आता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जैसे हमेशा करते हैं कि भाई हीट एंड वर्क में आता कौन कौन सा टॉपिक है सर, वो बता दो। क्योंकि अगर मैं हीट एंड वर्क का कहीं भी न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा टॉपिक्स, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हीट एंड वर्क में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपको वर्क के बारे में, कि भाई वर्क क्या होता है। इसमें हम लोग पीडीवी वर्क का बात करेंगे। एक आपका वीडीवी वर्क भी होता है, इसको भी चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है, VDP, ठीक है। तो ये आपका होता है क्लोज के लिए, ये आपका क्लोज के लिए होता है, ये आपका होता है ओपन के लिए, ठीक है। ओपन सिस्टम के लिए हो जाता है और ये आपका क्लोज सिस्टम के लिए हो जाता है। तो दो तरह का हम लोग देखेंगे वर्क। देन हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में। इसके बाद बात करेंगे इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। देन बात करेंगे स्पेसिफिक हीट। तो दो तरह का आ जाता है, सीपी आ जाता है, सीवी होता है। सीपी क्या हो जाता है, एज यू नो दैट कि हम लोग होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो हो जाता है सीपी इक्वल टू डेल एच डिवाइड बाई डेल टी, जो कि प्रेशर यहाँ देख लो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वही बात करें। और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि डेल यू ओपन हो जाता है डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट पे, इसके बारे में बात करेंगे। देन कुछ बेसिक्स प्रोसेस हो जाता है, जैसे आपको पता है कि मिनिमम आपका 5 प्रोसेस आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रोसेस में। एक होता है फ्लो प्रोसेस, एक होता है नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस मीन्स जिसमें एनर्जी जो रहेगा वो सिस्टम से सराउंडिंग में ना जा पाए, उसको बोलते हैं नॉन फ्लो, मतलब फ्लो ना हो पाए, मतलब एक को कैद करके रख देंगे, ठीक है, पूरी तरह से। जैसे सिलेंडर में गैस भरा हुआ, क्या गैस बाहर निकल सकता है? सिलेंडर से नहीं जा सकता है। कुकर प्रेशर में खाना पका रहा है और कुकर बंद है, आप समझ लो उसके अंदर जो भी है वो आपका क्या है, नॉन फ्लो प्रोसेस हो गया। और एग्जाम्पल में बताओ तो थर्मस जो आपका बोतल होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, ठंडा पानी रखते हैं या गर्म पानी रहता है, वो रहता है 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए गर्म रहता है या ठंडा रहता है, तो वही आपका क्या है, नॉन फ्लो प्रोसेस कहलाता है, राइट। प्रोसेस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है इसमें, देखो नॉन फ्लो प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल मास भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मास उसमें कंट्रोल रहता है, वेरी नहीं करता, इसीलिए बोलते हैं। और क्लोज सिस्टम तो ऑब्वियसली बोलेंगे नॉन फ्लो या फिर क्लोज सिस्टम। और इसमें जो वर्क डन निकलता है वो पीडीवी, ऑलवेज जब भी याद रखना कि जब भी हम लोग नॉन फ्लो प्रोसेस करेंगे वो मेरा पीडीवी ही निकलता है, याद रखिएगा। ये पूरी तरह से उसी से आ जाता है बाबू। देखो वर्क इक्वल टू हो जाए ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसी से निकल जाता है, क्योंकि हमको पता है कि भाई आपका फोर्स क्या हो जाता है, आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी आ गया, राइट। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं प्रेशर रख लो और एरिया है और डी है, डी यानी क्या है, एक लेंथ हो गया।
तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ ही हो जाता है ना। तो हम लोग इसको पूरी को कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कर सकते हैं। तो देखो वर्क इक्वल टू क्या निकले, पी वी निकल गया ना। तो बस वही बात हो गया, पी और बी, ये आपका जो वी है इसको डायरेक्ट डी वी लिख सकते हैं। तो वर्क इक्वल टू पी ऑन डी वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम हो जाता है, इसलिए पी डी वी। तो बस यहीं से आ जाता है आपका नॉर्मली जो आप लोग हम लोग 7-8 क्लास में पढ़ते हैं ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहीं से आ गया है, राइट। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए पीडीवी हम लोग लिखेंगे कब, जब मेरा रहेगा क्लोज सिस्टम या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है सर, वो बता दिए फटाफट। तो चलिए वन करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इसमें मेरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं। और क्या है, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को बोलते क्या है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, या फिर आइसोमेट्रिक, बात एक ही है। इसमें मेरा वर्क डन कैसे निकलेगा, एज वी नो दैट कि देखो वर्क डन मेरा क्या था, पीडीवी होता, अभी जस्ट मैंने बताया। और अभी जस्ट क्या बोले, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप ही बोलो यहाँ पे, यहाँ वर्क क्या हो जा रहा है हमारा, पी डी वी। और ये जो डी वी है, यानी कि डी वी मीन्स क्या हो सकते हैं, चेंज वी टू माइनस वी वन, चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं। डी वी मीन्स चेंज हो रहा है, यानी वी टू माइनस वी वन। तो ये तो पूरा का पूरा मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये तो मेरा पूरा जीरो हो गया। तो ये अगर जीरो हम लोग पुट करेंगे तो वर्क भी मेरा जीरो हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन मेरा हो जाएगा जीरो। अगर फर्स्ट लॉ के अगर हम लोग देखें अनुसार, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो मुझे पता फर्स्ट लॉ क्या हो जाता है सर, कि जब हम लोग हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को, तो जब हम लोग हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट करता है वर्क डन में, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें इंटरनल एनर्जी भी जनरेट हो जाता है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि मेरा जो हीट होता है, हीट हो जाता है Q, एंड जो मेरा वर्क होता है, उन दोनों के बीच में एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा हीट होता है ये मेरा होता है आपका लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। क्या होता है मेरा, लो ग्रेड एनर्जी। लेकिन जो मेरा वर्क होता है ये होता है हाई ग्रेड एनर्जी। ऐसा क्यों, देखो आप यहाँ पे हम लोग हीट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग हीट दिए हैं। जब हम लोग हीट दिए हैं तो ये वर्क में कन्वर्ट पूरी तरह से नहीं कर पाया। मतलब अगर हम 10 रुपया पैसा देंगे तो 10 रुपया का वर्क डन नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ इसमें इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगा। तो ये हो गया लो ग्रेड एनर्जी। लेकिन जो मेरा वर्क होता है उसको हाई ग्रेड एनर्जी इसलिए बोलते हैं कि अगर हम लोग वर्क अगर जितना भी देंगे वो पूरी तरह से उसको कन्वर्ट 100% कर देता है हीट में, इसलिए हम लोग बोलते हैं वर्क को एज ए हाई ग्रेड एनर्जी और हीट को बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। तो ये चीज़ तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं करने के लिए पहले 2 घंटा ये सारा चीज़ आप लोग के लिए मेहनत करके लिखा हूँ, ठीक है। तो ये आई होप सो कि इस चीज़ को आप लोग समझते होंगे और उतना आप लोग मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग से चाहिए जॉब, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मेहनत किया जा रहा है सारे काम को छोड़ के, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सच में करो, सक्सेस करो अपने लाइफ में, अपनी फैमिली को सुधारो, अपने आप का लाइफ को सुधारो, अपने वाले फ्यूचर को सुधारो। तो उसके लिए तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो हीट को इसीलिए हीट जब देते हैं कोई भी चीज़ में हम लोग सिस्टम में, तो वो वर्क डन देता है, साथ में इंटरनल एनर्जी देता है। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या हो जाता है, हीट देने के साथ हमको वर्क डन और इंटरनल एनर्जी मिलता है। यहाँ पे यू क्या है मेरा, इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू है वर्क डन, और यहाँ क्यू क्या है मेरा, हीट है। अब बात करोगे सर यहाँ पे डेल लिखे हैं एक जगह में और एक जगह में ड्यू लिखे हैं। देखो यहाँ पे जो आपका हीट है, हीट के आगे लिखे हैं क्या, डेल। अगर वर्क का बात करेंगे तो वर्क के भी आगे लिखे हैं डेल, लेकिन इंटरनल एनर्जी यू के आगे लिखे हैं डी। ऐसा क्यों है सर, देखो मैं बता रहा हूँ। जो आपका ये हीट है ये होता है मेरा पाथ फंक्शन, और जो मेरा वर्क है ये भी है मेरा पाथ फंक्शन। मतलब इन लोग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। ये अगर मान लो पीवी है रहेगा तो ये 1 और 2 पॉइंट रहेगा, 1 है और 2 है, तो ये लोग कहीं पे भी डिपेंड करता है। मतलब पाथ मतलब हीट जो है यहाँ पे वेरी कर सकता है, यहाँ वेरी कर सकते हैं, यहाँ हर पॉइंट पे ये वेरी करेगा। उसी तरह वर्क वेरी करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे डी यू कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट फंक्शन है। ये क्या है मेरा, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे डी यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट भाई u2 माइनस u1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, u2 माइनस u1। देखो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, यहां से मेरा डी यू निकल जाएगा। क्या करेंगे, u2 माइनस u1। लेकिन मेरा वर्क डन में डेल यू इज डेल w इक्वल टू w2 माइनस w1 नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। उसी तरह डेल क्यू इज इक्वल टू हम लोग q2 माइनस q1 नहीं लिख सकते हैं, q2 माइनस q1 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन है। बात समझ में आया। और डेल क्यों लिखते हैं सर, उसका तो रीजन बता दीजिए। देखो डेल का रीजन ये है कि डेल मीन्स होता है कि नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। डेल मीन्स होता है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। भाई पॉइंट फंक्शन रहेगा तभी तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और डी इसलिए लिखते हैं, डी मेरा दिखाता है मतलब साइन ये है आपका डिफरेंशिएशन का। तो डी यू मेरा पॉइंट फंक्शन है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसलिए डी यू लिखते हैं। डेल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको इन लोग का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर पाथ फंक्शन।
तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे डेल के बारे में। जो जो मुझे लगेगा मुझे अकॉर्डिंग कि भाई ये चीज़ आपको नहीं पता, वो मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाऊँगा, राइट। और मैं आपको जैसे पहले बताया था कि ये जो आपको चलेगा पूरा न्यूमेरिकल सीरीज, इसमें आप लोग को थोड़ा सा आपको बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करते जाऊँगा। कुछ लड़का को अगर नहीं भी कुछ पता तो उसको भी मैं पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूँगा, तो आप लोग थोड़ा टाइम दो, ठीक है। ये नहीं कि फटाफट वाले में चल जाओ आप लोग, जो बिना कोई समझाए हुए आप लोग को बताते जाएगा न्यूमेरिकल, जिसमें कुछ समझ में तो आएगा नहीं। तो मैं थोड़ा मेहनत करूँगा और आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार देख लीजिएगा और कहीं से देखने का जरूरत नहीं है। तो बात यहाँ पे आ गया कि मुझे पता चल गया सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मेरा वॉल्यूम हो जाता कांस्टेंट, और जब पीडब्ल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वर्क डन जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम मेरा जीरो हो रहा है तो पूरा मेरा इक्वेशन को ही जीरो कर देगा। ओके, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अनुसार देखें तो मुझे पता चलेगा सर डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू हो जाता है। और सर यहाँ आपने कहा कि वर्क डन मेरा हो जाएगा जीरो, तो वर्क डन अगर जीरो हो जाएगा बचेगा क्या मेरा डेल यू, यानी कि डेल यू इक्वल टू आपका डी यू। इस मीन्स यहाँ पे हमको ये पता चला कि यहाँ पे मेरा जो हीट ट्रांसफर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा मेरा इंटरनल एनर्जी के। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरा हीट ट्रांसफर की। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये वाला चीज़ पहला चीज़ हो गया। सेकंड प्रोसेस होता है मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जैसा आप लोग देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ पे प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहता है। क्या प्रेशर क्या कांस्टेंट रहता है, यहाँ लिख दो प्रेशर कांस्टेंट, राइट। यानी इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं आइसोबारिक। देखो एकदम आप लोग रट लो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, उसके बाद एडियाबेटिक और आपका पॉलीट्रोपिक, 4-5 प्रोसेस को एकदम रट लो आप लोग। तो आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, इसको हम लोग आइसोपेस्टिक भी बोलते हैं प्रोसेस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है मेरा प्रेशर कांस्टेंट। तो हम लोग वर्क डन इक्वल टू जानते हैं पी डी भी, तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। तो वर्क डन मेरा क्या निकल जाएगा किसमें, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट में, तो ये मेरा वर्क डन निकल जाएगा क्या। तो देखो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं पी डी वी इक्वल टू क्या पी इंटू V2 माइनस V1, कि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से हम लोग देखें तो मुझे पता फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन क्या आ जाता है, डी यू इक्वल टू डेल यू प्लस डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग देखें भाई कि भाई डेल क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि वर्क डन मेरा पी डी वी होता है, क्योंकि भाई ये क्लोज प्रोसेस है। अच्छा सर आगे बताइए, आगे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे डी कॉमन है और यहाँ भी डी कॉमन है, तो डी को यहाँ पे कॉमन में हम लोग ले लिए, तो डी कॉमन में ले लिए तो बचेगा इसका यू बचा और इसका बचेगा पी वी। तो डी यू इक्वल टू हो गया डी इंटू यू प्लस पी वी, और यू प्लस पी वी क्या होता है, एंथैल्पी आप लोग को पता है, नहीं बताएं तो आप थ्योरी वगैरह देख लीजिएगा। एंथैल्पी हो जाए एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा का हम लोग लिख सकते हैं क्या एच। तो यहाँ पे क्या होगा डी यू मतलब डी क्यू इक्वल टू हो गया डी एच। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मेरा जो हीट ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे वो जो हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है, आपके इंथैल्पी चेंज के। तो ये किससे पता चला, मेरा आइसोबारिक प्रोसेस से, या फिर बोल लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से। सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस का बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, को बोलता है आइसोथर्मल। थर्मल मीन्स होता है हीट, आइसो मीन्स होता है कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग पीडीवी वर्क देखेंगे तो पीडीवी पता है भाई क्लोज प्रोसेस है, तो वर्क डन हो जाएगा पीडीवी। तो यहाँ पे ना तो मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट ना प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसा का तैसा रहेगा, और ये चेंज करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे मेरा पीवी इक्वल टू हम लोग आरटी बोलते हैं, आपको पता है ना गैस लॉ, पीवी इक्वल टू MRT। तो अगर यूनिट मास के लिए बोले तो बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू RT, तो RT यहाँ पुट कर दिए। देखो यहाँ पे पीवी इक्वल टू क्या RT, एंड चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है 0.1 से लेकर 2 तक, इसलिए डीवी माइनस वी चेंज हो रहा है। और RT को हम लोग RT और यहाँ पे ln कर सकते हैं, ln V2 माइनस V1, क्योंकि चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो RT ln V2 माइनस V1 हो जाता है। तो ये आपका 3-4 चीज है। देखो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूज होता है। आपको कहीं वर्क डन इक्वल टू डायरेक्ट ये पुट करना पड़ेगा पीडीवी, कहीं आपको RT V2 माइनस V1 करना पड़ेगा ln, तो ये भी आपको पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखें। अच्छा अगर सर इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ के इक्वेशन के क्या चेंज आएगा इसमें, तो चलो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मुझे पता है डी क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। चलो ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर हम लोग इधर कर देंगे दोनों को, यानी कि हीट को और वर्क को, तो आ जाएगा मेरा डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ओके, और मुझे पता है कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर मतलब डी यू क्या है मेरा, ये इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये आप लोग को पता है, फॉर गैस लॉ क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी के केस में मेरा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी कि ये टेम्परेचर है, यानी कि ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट तो बचा क्या मेरा डी क्यू माइनस आपका यहाँ पे बचा क्या डी क्यू माइनस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो को उधर ले जाएंगे तो बचे आएगा मेरा क्या कि भाई डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। मतलब मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस से ये पता चला, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस से ये पता चला कि मेरा जो हीट ट्रांसफर है वो मेरा वर्क ट्रांसफर के इक्वल होता है। वाई, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, और उस केस में मेरा जो इंटरनल एनर्जी वो जीरो होगा। जीरो मीन्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि समझ लो, देखो जब भी बात करेंगे ना
इस तरह का डी यू इक्वल टू जीरो, डी टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि जीरो हो गया। देखो डी यू मीन्स होता ही है कि यू टू माइनस यू वन, तो ये मेरा जीरो है, मतलब पहला पॉइंट और सेकंड में कोई चेंज ही नहीं था। मतलब अगर मेरा यू वन भी 4 था तो मेरा यू टू भी कितना था, 4 था, इसलिए 4 माइनस 4 बराबर जीरो, मतलब पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे कॉन्स्टेंट था, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या, डी यू इक्वल टू जीरो। इट मीन से यहाँ पे यू मेरा कॉन्स्टेंट है, इंटरनल एनर्जी यहाँ कॉन्स्टेंट है, समझ आए, वो कहने का मतलब रहेगा, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो ये सारा चीज़ को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे चीज़। चलो तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग 3 प्रोसेस का बात कर लिए। कौन कौन सा प्रोसेस हो गया मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दैट इज कॉल्ड योर आइसोकोरिक, कांस्टेंट प्रेशर जिसको बोलते हैं आइसोबारिक, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये सारा चीज़ को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये सब जो है उसको मैं इरेज करता हूँ, ये सब का जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। फोर्थ प्रोसेस मेरा आ जाता है आइसो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक मीन्स होता है हीट ट्रांसफर, यहाँ मेरा जीरो हो रहा है, यानी कि हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है। एडियाबेटिक कैसे करते हैं, मान लो आपको कोई थर्मस का बोतल है, उसमें आप पूरी तरह से ऐसा हम लोग जानबूझ के क्या करते हैं, स्टील का या फिर फाइबर अंदर में दिया जाता है ताकि हीट ट्रांसफर ना हो, तो उसी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एडियाबेटिक ये चीज़ है। उस डिवाइस को बोल सकते हैं आप कि ये एडियाबेटिक डिवाइस है, जहाँ पे मेरा हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है, सिस्टम टू सराउंडिंग में नहीं ट्रांसफर होने देता है। ये मेरा मान लो सिस्टम है और ये मेरा सराउंडिंग है, ठीक है, और ये मेरा क्या सिस्टम है, और इन दोनों के बीच में इतना पैक कर दिए कि यहाँ से जो भी है मेरा, मान लो गर्म पानी है, क्या है यहाँ पे, पानी है, पानी मेरा गर्म है, तो इससे मेरा ना तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, गर्मी ना ट्रांसफर हो रहा है, ना ही आपका मेरा पानी ट्रांसफर हो रहा है। पानी क्या है, एक तरह से मास है, वो मास है, और एनर्जी क्या है, एनर्जी आपका हीट है। तो ना तो मेरा वाटर हो गया मास, ना तो मेरा वाटर ट्रांसफर हो रहा है, ना ही मेरा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो समझ लो मेरा कैसा एडियाबेटिक है, यानी बोल सकते हो ये क्लोज सिस्टम में ही होता है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में डायरेक्ट थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, तो वर्क डन डायरेक्ट जान लो, जब मैं थ्योरी बताऊंगा तब बता दूंगा। और मैं बता रखा हूँ जो कोर्स है, और हम लोग का पेड कोर्स भी चलता है, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो। 2 कोर्स चलता है, एक मेरा फाउंडेशन कोर्स है और एक प्लस कोर्स है। दोनों का आप नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया है, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में पता कर सकते हो, कोर्स के बारे में। बहुत ही मिनिमम कोर्स, इंडिया में सबसे मिनिमम कोर्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं पूरा मैकेनिकल कोर्स को। चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन करो, फाउंडेशन कोर्स फॉर कोई भी, आप JEE का तैयारी करो, गेट का तैयारी करो, बेसिकली ये आपका दोनों जो कोर्स है वो JEE और AE के लिए है, गेट के लिए नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका परचेस करने के लिए नीचे देख सकते हो। चलो खैर हम लोग आके यहाँ पे आ जाते हैं। देखो इसलिए बता दिए बिकॉज अभी के टाइम पे कोर्स बहुत ज़्यादा हाई रेट में है, और मुझे पता है कि लड़का लोग 20-30 हज़ार में लेके घाटा हो जाता है, कुछ आता जाता तो है नहीं उन लोग को बनाने। खैर ये मुझे बोलना नहीं है, आप लोग खुद जानते हो। चलो तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में हम लोग क्या देखें कि भाई P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1। गामा क्या है, मेरा एडियाबेटिक इंडेक्स है। एडियाबेटिक इंडेक्स क्या हो जाता है, CP/CV हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका वैल्यू कितना था 1.4 हो जाता है, ठीक है, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है वर्क डन मेरा, इसको किलोजूल पर केजी में लिखते हैं, और ये चीज़ मैंने बता दिया। और एक रिलेशन हो जाता है रेशियो ऑफ टेम्परेचर का, इसी से निकलता है एडियाबेटिक प्रोसेस से। वो क्या हो जाता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू V2 माइनस V1 पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इक्वल टू गामा माइनस 1 अपन गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका यूज होगा, 100% होगा, ठीक है, इससे आता ही है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या रहेगा, मान लो आपके पास रहेगा T1 पता रहेगा, ठीक है, T2 पता रहेगा, V1 पता रहेगा और V2 पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो, ये तीनों चीज़ अगर पता है, ये नहीं पता है, तो आप लोग टेम्परेचर, अगर आपको पता चल गया कि भाई ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आप इससे निकाल सकते हो, इस टेम्परेचर रेशियो से। तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगर हम लोग फर्स्ट लो अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे। एडियाबेटिक को हम लोग दिखाते किसे हैं, PV इक्वल टू PV पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। ये आपका किसका हो जाता है, एडियाबेटिक का। पॉलीट्रोपिक का क्या होता है, PV पावर गामा N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका पॉलीट्रोपिक का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दिए हैं, राइट। तो ये चीज़ भी ध्यान आप लोग रखिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का देखते हैं क्या दिया गया है। ये हम लोग दे दिए हैं, देखो DU इक्वल टू माइनस PdV, क्योंकि वर्कडन जो होता है मेरा निकलता है इसमें इंटरनल एनर्जी माइनस वर्कडन आ जाता है एडियाबेटिक के केस में, तो PdV माइनस हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। पॉलीट्रोपिक ये कुछ नहीं होता, वर्कडन का P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1 की जगह में यहाँ पे बस N माइनस 1 हो जाता है, क्योंकि N मेरा जो साइन हो जाता है दिस इज कॉल्ड फॉर पॉलीट्रोपिक, और गामा हो जाता है फॉर एडियाबेटिक, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग दिखाते क्या, PV इक्वल टू N पे पावर कांस्टेंट, और हम लोग देखो ऑब्वियसली बात है P पर N इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये भी तो कर सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, ओके। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई P1 है यहाँ P2 है, तो दोनों के एक साथ ले आओ, P1 बाई
P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 पे पावर n। तो ये भी एक रिलेशन निकलता है, जो चीज़ यहाँ पे मैं बता के रखा हूँ, क्योंकि इससे भी आपको इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया मेरा 5 प्रोसेस, और सब प्रोसेस मैंने कहा क्या बताया, नन फ्लो प्रोसेस था। देखो ध्यान में देख लो क्या था मेरा, नन फ्लो। नन फ्लो मीन्स होता है क्लोज सिस्टम, ओ सॉरी इरेज कर दिए, सॉरी। क्लोज सिस्टम मीन्स क्या हो जाता है मेरा, क्लोज मीन्स होता है नन फ्लो प्रोसेस, जिसको कंट्रोल मास भी बोलते हैं। इसके बाद और एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो मीन्स क्या हो जाता है कि मान लो इस तरह कोई मेरा बकेट है, यहाँ से मेरा एनर्जी इन कर रहा है और यहाँ से मेरा आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इन कर रहा है, आउट हो रहा है। जैसे आप इसका एग्जांपल मैं बता दूँ, वाल्व हो गया, टरबाइंस हो गया, पंप हो गया। पंप में क्या हो जाता है, इधर से मेरा एयर हो या वाटर हो, कुछ भी इधर से जा रहा है, इधर से निकल जा रहा है, तो एनर्जी इन भी कर रहा है, आउट भी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लो प्रोसेस। बात समझ में है। तो फ्लो प्रोसेस को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। एक तो बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम के बेस में, कि एक वॉल्यूम मेरा कॉन्स्टेंट रहता है, मास मेरा नहीं रहता, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं ओपन प्रोसेस। तो इसमें जो वर्क डन निकलता है वो हो जाता है मेरा VdP। क्या निकलता है, VdP निकलता है, याद रखना। तो इसमें भी सेम उसी तरह का सारा प्रोसेस होगा, जैसे आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट कांस्टेंट, और पॉलीट्रोपिक PV पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबेटिक में आपका एंथैल्पी भी रहता है कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। ओके, अब थोड़ा वर्क डन देख लेते हैं, सब में क्या जाता है। जैसे आइसोकोरिक की मैं बात करेंगे तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो वर्क डन मेरा, आपको पता है कि जब भी मैं फ्लो प्रोसेस का बात करूं तो आएगा VdP ही। तो यहां पे मेरा क्या देखेंगे, आइसोकोरिक मतलब मेरा क्या, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां अगर VdP निकालेंगे तो वॉल्यूम मेरा अगर कांस्टेंट है, लेकिन ये तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आया। आइसोकोरिक की बात करेंगे तो यहां मेरा निकल क्या जाएगा, यहां निकलेगा V। देखो यहां पे क्या था, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मेरा प्रेशर तो ये चीज वेरी कर सकता है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये चीज निकल जाएगा P2 माइनस P1, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वो मेरा क्या कांस्टेंट है। हाँ, यही चीज अगर याद करो तो बाबू कि आइसोकोरिक के केस में अगर मैं नन फ्लो प्रोसेस का बात करूँ तो वहां पे वर्क डन मेरा 0 था। देख लो यहाँ पे, देखो आइसोकोरिक के केस में जो है, आइसोकोरिक के केस में यहाँ वर्क डन मेरा 0 था ना, लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज़ 0 नहीं है। किस केस में, फ्लो प्रोसेस के केस में। और वहीं अगर आइसोबारिक की बात करेंगे तो आइसोबारिक में क्या हो जाएगा, PdV मेरा 0 हो जाएगा। वाई, बिकॉज आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पे VdP है ना, VdP में आपका DP ही 0 हो गया, यही चीज़ 0 हो गया। तो अगर ये 0 तो ऑब्वियसली है क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 ही 0 हो गया, तो 0 से इंटू होगा तो पूरा 0। लेकिन अगर यही बात करेंगे आइसोबारिक नन फ्लो प्रोसेस के केस में तो वहाँ 0 नहीं था, वहाँ पे क्या था मेरा, PdV था ना, PdV था तो P इंटू V2 माइनस V1 था। किस केस में, आपका आइसोबारिक के केस में, लेकिन यहाँ पे अब मेरा 0 हो जा रहा है। तो सब चीज़ को आप लोग जैसे जैसे करते जाएगा आप लोग को पता चल जाएगा। दो चीज प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल के केस में मेरा वर्क डन क्या जाता है, VdP करेंगे, तो VdP यहाँ पे क्या जाता है, जो मेरा, और एक चीज देखो ध्यान से यहाँ, इसीलिए हम लिख दिए हैं आइसोथर्मल के केस में मेरा जो वर्क डन निकल जाए VdV पे, वही मेरा PdV, यानी कि फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस के केस में वर्क डन मेरा इक्वल रहता है। किसके केस में, आइसोथर्मल में। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, देखो यहाँ पे ये चीज़ जो दिया गया है, रुको ब्लैक से दिखा रहे हैं हम, ये चीज़ तो है इंटीग्रेशन ऑफ VdP इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो PdV क्या है मेरा, नन फ्लो प्रोसेस है। क्या है मेरा, नन फ्लो प्रोसेस है, नन फ्लो या फिर बोलो क्लोज सिस्टम। और ये VdP क्या है मेरा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन्स क्या हो गया मेरा, ये क्लोज हो गया और ये ओपन सिस्टम हो गया। तो ये मेरा दोनों का वर्क डन मेरा इक्वल आ जाता, जो भी वर्क डन उसमें निकलेगा वो वर्क डन इसमें भी निकलेगा, तो इसमें मेरा इक्वल होता है। देखो यहाँ पे हम लिख भी दिए वैसे, नन फ्लो प्रोसेस इज इक्वल टू सॉरी फ्लो प्रोसेस इज इक्वल टू नन फ्लो प्रोसेस वर्क डन। क्योंकि जब हम लोग क्या नेग्लेक्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे हम लोग एडियाबेटिक का, तो एडियाबेटिक केस में हीट कांस्टेंट और यहाँ पे वर्क डन मेरा निकल जाता है क्या, ये वाला चीज गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, या फिर इसको और एक रिलेशन में लिख सकते हैं गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 R, क्योंकि आपको पता है जस्ट मैंने कहा था कि P भी इक्वल टू RT भी लिख सकते हैं अगर हम लोग मास को यूनिट मान ले तो देखो P भी जगह में RT कर दिए, तो यहाँ पे ये भी आ जाता है गामा माइनस 1 की जगह में R T1 माइनस T2, या फिर इसको हम लोग RT को CPDT भी लिखते हैं, तो CPT1 माइनस T2। ये सब रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन इसीलिए देखो VVI कर दिए, इसको बाद आपको ध्यान ही रखना है। और लास्ट आपका बच जाता है क्या, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक केस में वर्क डन मेरा निकलता है कि n डिवाइड बाई n माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। देखो डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल भी करा सकता था, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन अभी बताएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा मैं सोचा आप लोग को रिविजन करा दो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब
तो अब हम लोग देखेंगे आपका कुछ स्लोप से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई स्लोप, जितने भी आपका 5 हम लोग अभी प्रोसेस पढ़े, चाहे आपका आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया, पॉलीट्रोपिक हो गया, सबका पीवी डायग्राम में और टीएस डायग्राम, पीवी मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, टीएस मीन्स टेम्परेचर एंड एंट्रोपी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बीच में डायग्राम में किस तरह का स्लोप में क्या चेंजेज आता है, उसका स्लोप कैसा, कर्व किसका ज़्यादा रहता है, कौन ज़्यादा आपका टिल्ट रहता है, ये सब किसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एंड आपका जितने भी प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, सब फॉलो करता है एक को, दैट इज कॉल्ड योर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को सब जो इक्वेशन है, सभी जो प्रोसेस, सबको उसको फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, मुझे पता पॉलीट्रोपिक क्या था, पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एन का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो मेरा निकलेगा क्या, देखो आप लोग यहाँ पे पीवी पे पावर अगर 0 पुट कर देंगे तो 0 इक्वल टू ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा पी ओनली बचा, और सी मीन्स कांस्टेंट, यानी प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट को बोलते हैं कि हम लोग आइसोबारिक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबारिक। तो देखो यहाँ से आइसोबारिक निकल गया। वहीं अगर मान लो पी वी पे पावर एन इक्वल टू हम लोग 1 पुट कर दिए, एन इक्वल टू 1, तो 1 पुट कर, तो पी वी पे पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी क्या निकला, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्या निकला, P2 V2। और ये आपको पता है कि ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल या भी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो उसी तरीका से हम लोग एन इक्वल टू जब जीरो पुट करते हैं तो हो जाता है प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि आइसोबारिक कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं उसको बोलते हैं आइसोथर्मल या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अगर एन इक्वल टू एन लेते हैं, एन आपको पता पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो जाता है। एन इक्वल टू जब गामा लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस, और जब एन इक्वल टू इनफाइनाइट ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या फिर उसको बोल सकते हो आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस, राइट। तो ये सारे किसको फॉलो करता है, आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को फॉलो करता है। अब भाई मुझे ये जानना है कि सर ये बता दो कि ये पीवी और टीएस डायग्राम में किस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अलग अलग ग्राफ से बना दी हूँ। पहले आप तो देख लो कि ये आपका है प्रेशर का ये लाइन है, और ये आपका किसका लाइन है, वॉल्यूम का लाइन है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर का बात करूँ तो कांस्टेंट प्रेशर कुछ इस तरह लाइन रहेगा। तो ये जो लाइन मैंने बताया पी वी पे पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट प्रेशर का लाइन, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करें तो पी वी पे पावर जो इनफाइनाइट है, यानी ये वाला लाइन किसका हो जाएगा, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन हो जाएगा। तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन, पी वी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट होगा प्रेशर कांस्टेंट का लाइन। अब बात आ जाए और 3 प्रोसेस का, पॉलीट्रोपिक, आपका आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो देखो जो आपका ब्लू कलर से दिया गया है पीवी पे पावर गामा, गामा आपको किसको पता है भाई, गामा शो करता है एडियाबेटिक को, तो ये आपका एडियाबेटिक का लाइन है। देन यहाँ बीच में जो पिंक से दिखाया जा रहा है, पिंक से दिखाया जा रहा है पी पर एन इक्वल टू कांस्टेंट, वो आपका पॉलीट्रोपिक। और लास्टली ग्रीन से जो दिखाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड योर आइसोथर्मल, पीवी पर एन इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एन इक्वल टू जब 1 होता है तो हो जाता है आपका आइसोथर्मल, एन इक्वल टू जब एन रहेगा तो हो जाता है आपका पॉलीट्रोपिक, और जब एन इक्वल टू गामा तो हो जाएगा आपका एडियाबेटिक। नीचे में आ जाओ, देखो यहाँ पे आइसोथर्मल ऊपर आ गया सबसे ऊपर, बीच में हमेशा देखो ऊपर में बीच में हमेशा कौन रहता है, आपका पॉलीट्रोपिक हमेशा बीच में ही रहेगा। किसके किसके बीच में, आइसोथर्मल और आपका एडियाबेटिक के बीच में। ऐसा क्यों सर, बता दीजिए। देखो एन पी वी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट मुझे पता है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है। जब पी वी पे पावर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा इक्वल टू क्या है बड़ा, एडियाबेटिक है, तो यहाँ पे एडियाबेटिक है, ठीक है, यानी कि हीट कांस्टेंट इसमें रहता है। तो आप ये जान लो कि भाई यहाँ एन का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 रहता है, इसका वैल्यू रह के हम लिख दे रहे 1 है। जब हम लोग बात करेंगे आपका पॉलीट्रोपिक का, तो एन का वैल्यू जो हो जाता है वो होता है 1.3 हो जाता है, और जो गामा का वैल्यू हो जाता है वो 1.4 हो जाता है। तो आप देखो एन 1 और 1.4 के बीच में ही तो 1.3 आएगा ना, तो ये हमेशा दोनों के बीच में लाई करता है। कौन, आपका पॉलीट्रोपिक, एन का वैल्यू, गामा वैल्यू एन, और गामा वैल्यू आइडियाबेटिक जो रहता है वो बाद में रहता है, और एन का वैल्यू 1 रहता है, आइसोथर्मल इधर रहता है। तो बीच में हमेशा कौन रहता है, मान लो ये रहेगा सबसे पहले आपका आइसो THERMAL आइसोथर्मल, और इधर रहेगा आपका एडियाबेटिक। तो बीच में कौन हमेशा लाई करेगा, पॉलीट्रोपिक। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल का वैल्यू हो जाता है 1, एडियाबेटिक का हो जाता है 1.4, और पॉलीट्रोपिक का वैल्यू होता है 1.3, इसीलिए इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो आप ऊपर देखो या नीचे देखो, आपको ये चीज देखने को मिलेगा, वो क्या है कि पॉलीट्रोपिक जो है वो आपका आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में लाई कर रहा है। तो ये चीज आपका हो गया। देखो यहाँ पे भी जो पिंक से दिखाया गया है, देखो पिंक से हमेशा बीच में है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो होता है कंप्रेशन हो रहा है, और नीचे वाला एक्सपेंड हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेशन कब हो जाता था, प्रेशर जो होता है वो बढ़ने लगता है और वॉल्यूम भी उसका बढ़ेगा। तो आपका क्या हो रहा है, सॉरी कंप्रेशन मंस करने का मतलब है जब वॉल्यूम उसका घट रहा है, ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका घटते जा रहा है। देखो सबका धीरे धीरे वॉल्यूम घट रहा है, कि वॉल्यूम इधर तो बढ़ता है ना, वॉल्यूम इधर जाएंगे तब बढ़ेगा वॉल्यूम, लेकिन सब इधर आते जा रहा है, तो इसलिए कंप्रेशन हो रहा है। और नीचे में क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन वाला यहाँ ओ हो जाएगा,
एक्सपेंशन नीचे लेते हैं, कंप्रेशन हम लोग ऊपर लेते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बता किसका सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, वो आपसे पूछेगा कंप्रेशन के केस में, एक्सपेंशन के केस में। तो मैं एक डायग्राम से आपको सबको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंप्रेशन वाले में। कंप्रेशन में आप ले लो ये वाला पीवी पे पावर इनफाइनाइट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम ब्लैक से ही दिखाते हैं सबको, ठीक है। अगर मैं और हमेशा जो वर्क डन हो जाता है वो पीवी डायग्राम में जो आपका कर्व बनता है उससे शो करते हैं। तो आप देखो यहाँ से कितना कर्व बनता है, ये इतना कर्व करेगा, इतना बनेगा, तो देख लो इतना ये बना रहा है। कौन बना रहा है? पीवी पे पावर इनफाइनाइट, यानी कि किसका कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या बोल सकते हो आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक का सबसे ज्यादा वर्क डन होता है किस केस में? कंप्रेशन के केस में। अगर बात करेंगे रेड से, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ये दिखाया। अब हम लोग सेकंड किसका बात करेंगे? लेट सपोज कि हम लोग बात करेंगे अब हम लोग उसके बाद आपका एडियाबेटिक का। एक सेकंड, ये इरेज होने में इतना टाइम ले रहा है, इट विल टेक माय टाइम टू मच। ओके, देन अगर मैं बात करूंगा आपका एडियाबेटिक का, तो एडियाबेटिक कितना लेता है? इतना एरिया लेता है। एडियाबेटिक कितना एरिया लेता है, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। फिर बात करेंगे हम लोग पॉलीट्रोपिक का, तो पॉलीट्रोपिक यहाँ से रेड से मैं दिखा रहा हूँ, देखो रेड इतना लिया है, इतना एरिया लिया। अगर बात करेंगे आइसो, आपका क्या नाम है आपका, दैट इज कॉल्ड योर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कितना ले रहा है? ये ग्रीन है इतना, तो ये सिर्फ इतना लिया, इतना लिया। तो आप लोग यहाँ से क्या देखो, सबसे ज़्यादा कौन लिया? आपका कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आई मीन इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक सबसे ज़्यादा वर्क डन उसका निकला। उसके बाद निकला मेरा एडियाबेटिक का, फिर निकला मेरा किसका? पीवी पावर एन यानी पॉलीट्रोपिक का, फिर निकला मेरा आइसोथर्मल। सबसे मेरा कम किसका हो जाता है? आपका पीवी पे पावर इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये आपका निकला कांस्टेंट प्रेशर का, क्योंकि देखो कांस्टेंट प्रेशर के लिए कोई जगह ही नहीं बचा यहाँ पे। कितना बड़ा लाइन, पीवी पे पावर क्या होता है? जो भी आपका एरिया बनता है वो वर्क डन हमको देता है पीवी में। लेकिन अगर आप देखोगे पीवी डायग्राम में जो कांस्टेंट आपका प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर ही है, तो यहाँ पे कोई एरिया ही नहीं बन रहा है, इसलिए इसका सबसे कम हो जाता है, सबसे मैक्सिमम इसका हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम का, सबसे कम किसका था? प्रेशर का, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोकोरिक का सबसे ज्यादा वर्क डन निकलता है, और सबसे कम निकलता है कांस्टेंट प्रेशर का यानी आइसोबारिक का। किस केस में? कंप्रेशन के केस में। अब हम लोग बात करते हैं नीचे वाले में, यानी कि एक्सपेंशन के केस में। आप एक्सपेंशन के केस में देखोगे तो देख लो, मान लो हम लोग इसका बात करेंगे, किसका? कांस्टेंट जीरो, जिसका जीरो किसका? कांस्टेंट प्रेशर का, आइसोबारिक का। तो देखो आइसोबारिक का सबसे बड़ा यहाँ पे जगह बनता है, आइसोबारिक का सबसे कम ज़्यादा जगह बनता है। उसके बाद किसका बनेगा? उसके बाद आप देख रहे हो आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल का उसके बाद बनेगा, क्योंकि आइसोथर्मल का कहाँ कहाँ से है आपका? यहाँ से इतना से लेकर, तो अब इतना ये जगह बनाएगा, तो फिर वर्क डन इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका आएगा? ऑब्वियसली बात है, जो आपका पिंक कलर से दिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पॉलीट्रोपिक। तो उसके बाद आपका पॉलीट्रोपिक का बनेगा, क्योंकि पॉलीट्रोपिक का यहाँ से है तो इतना जगह बन जाएगा। और लास्टली मेरा आएगा एडियाबेटिक का। तो आप लोग क्या देखें कि कंप्रेशन के केस में सबसे ज्यादा मेरा वर्क डन किसका हो रहा था? कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोबारिक का, लेकिन सॉरी आइसोकोरिक का कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन जब हम लोग एक्सपेंशन का केस देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क डन निकला मेरा किसका? आपका आइसोबारिक का, कांस्टेंट प्रेशर का, कांस्टेंट प्रेशर का। और यहाँ पे सबसे कम किसका था? सबसे कम था मेरा आइसोथर्मल का। आपका कंप्रेशन में सबसे कम मेरा वर्क डन था आइसोथर्मल का। अगर बात करेंगे कंप्रेशन एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वर्क डन किसका है, तो यहाँ पे सबसे कम, यहाँ दोनों का मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए कंप्रेशन, और यहाँ पे मैं एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन में हम लोग सबसे ज्यादा वर्क डन किसका देखें? मैक्सिमम वर्क डन किसका देखें? तो आप लोग देखोगे कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मैक्सिमम। अगर बात करेंगे सबसे मिनिमम किसका है? ये मैक्स था। और ये मिनिमम किसका है? तो मिनिमम हम लोग देखें आइसोथर्मल का, टेम्परेचर कांस्टेंट का। ये आप लोग लिख लो, नोट डाउन कर लो। एक्सपेंशन के केस में अगर वर्क डन आपको बोले मैक्सिमम किसका होता है, तो मैक्सिमम को लोग किसका देखें? प्रेशर कांस्टेंट का यानी आइसोबारिक का। और हम लोग मिनिमम किसका देखें? मिनिमम किसका जगह? आइसो एडियाबेटिक का यानी कि हीट कांस्टेंट का। तो ये आप लोग लिख लो, इसको भी लिख लो। कंप्रेशन केस में मैक्सिमम वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम, और मिनिमम वर्क डन आइसोथर्मल, और एक्सपेंशन के केस में मैक्सिमम वर्क डन प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, और मिनिमम वर्क डन आपका एडियाबेटिक। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिखनी है। चलो ये चीज़ हो गया आपका। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होगा, मिटाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग शुरू में ही बैक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग एक्सपेंशन देखें, एक्सपेंशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक्सपेंशन में हम लोग क्या देखें कि वर्क डन जो रहेगा वो जैसे जैसे मेरा एन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मेरा वर्क डन घटते जा रहा है। देखो यहाँ पे
किसके केस में बोल रहा है यहाँ पे, एक्सपेंशन के केस में। वो एन का वैल्यू जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है, देखो एन का वैल्यू किधर जा रहा है, जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तब बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। एन है 1, फिर यहाँ एम 1 का वैल्यू 1.3, फिर एन का वैल्यू 1.4, फिर इनफाइनाइट आ गया। तो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ रहा है मेरा वर्क डन मेरा घट रहा है। इसीलिए तो सबसे कम मेरा किसका हुआ, एडियाबेटिक का हुआ सबसे कम मेरा वर्क डन। या मैंने कहा था ना एक्सपेंशन में सबसे कम जो रहेगा वो किसका रहेगा, एडियाबेटिक का रहेगा। और सबसे ज़्यादा किसका था, ज़्यादा मेरा किसका था, कांस्टेंट प्रेशर का, ठीक है, यहाँ पे था। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें। लेकिन जब हम लोग कंप्रेशन का बात करेंगे, कंप्रेशन ऊपर वाला बात करेंगे, तो वहाँ पे जो वर्क डन है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मेरा एन का वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरा वर्क डन भी बढ़ रहा है। देखो कैसे, इसलिए मैंने कहा कि एन का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, एन का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू मेरा मैक्सिमम यहाँ पे इनफाइनाइट है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वहाँ वर्क डन भी उसका मैक्सिमम है। इस केस में हम लोग सबसे ज़्यादा किसका देखें, ज़्यादा मेला निकला किसका, वॉल्यूम कांस्टेंट का, यानी कि आइसोकोरिक का। और सबसे कम किसका था, आइसोथर्मल का, क्योंकि एन का वैल्यू इसका 1 था, सबसे कम था, तो वर्क डन भी कम। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो, तो ये सब कुछ हो गया। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन को। आई होप सो कि थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया। वन टाइम नहीं समझ में आया तो सेकंड टाइम देखिए, बट ये कहीं आपको मिलेगा नहीं इस तरह का, इतना एक्सप्लेन करके जो मैं बताया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलो क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग फटाफट करते हैं। थ्योरी में बहुत टाइम ले लिया, क्योंकि उसके बाद अब मजा आएगा आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक कंटेनिंग एयर इन स्टीयरिंग बाय अ पेडल व्हील, ठीक है, द वर्क इनपुट टू द पेडल व्हील इज 900 किलो जूल एंड द हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द टैंक, सराउंडिंग से टैंक में डाला जा रहा है, वो कितना डाला जा रहा है, इतना किलो जूल हम लोग डाल रहे हैं, हीट डाल रहे हैं। द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम इज, देखो ये आदमी पढ़ के भी डर जाएगा। ध्यान देखो क्या बोल रहा है कि टैंक है, टैंक में जो है कंटेनिंग एयर, एयर है कुछ, उसमें पेडल चला रहे हैं, पेडल चला के क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और वर्क हम लोग कितना कर रहे हैं यहाँ पे, 900 किलो जूल का वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग हीट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से, टू द सराउंडिंग फ्रॉम द टैंक, टैंक से सराउंडिंग में हम लोग हीट कितना दे रहे हैं भाई, इतना दे रहे हैं। तो बोला एक्सटर्नल वर्क डन कितना किए, मेरा बात समझो, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा उसके अंदर हो रहा है कि मेरा जो मान लो कोई एक टैंक है या फिर समझ लो कोई सिलेंडर है, उसके अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स क्या हो जाता है, ISOCHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस। और मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या बताया था कि भाई अगर बंद रूम में है या फिर बंद सिलेंडर में काम हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हो सर पीडीवी वर्क हो रहा है, यानी कि ये नॉन फ्लो प्रोसेस है, क्लोज प्रोसेस है। चलो ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया। और ये भी पता चलेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब ये जो P V2 माइनस V1 है, एक सेकंड अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P V2 dV क्या हो जाता है सर, V2 माइनस V1 हो जाता है। तो सर यहाँ तो कांस्टेंट मेरा वॉल्यूम है, इट मीन्स ये तो हो गया जीरो, इट मीन्स वर्क डन मेरा डायरेक्ट जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्क इक्वल टू P इंटू जीरो, तो वर्क डन तो मेरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा जीरो। बस इतना लंबा चौड़ा फालतू का लिख दिया, आपको बस ये समझना है कि ये मेरा नॉन फ्लो प्रोसेस है और यहाँ पे मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम, नॉन फ्लो प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम का बात हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, ए टैंक कंटेनिंग एयर इन स्टीयरिंग बाय पेडल, यहाँ पर द वर्क इनपुट, वर्क यहाँ पे इनपुट किया जा रहा है टू द पेडल दिस वन, एंड हीट ट्रांसफर, हीट का बात करा, वर्क का बात करा, एयर का कुछ बात ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम का कोई बात नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, या आइसोकोरिक है, तो वर्क डन मेरा क्या निकल जाएगा, जीरो। सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ 3 मीटर क्यूब रिजिड टैंक कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। चलो ठीक है भाई, देखो फिर से यहाँ पे जैसे बात कर रिजिड टैंक, मतलब वहाँ से एयर वगैरह कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है, वो मेरा फिक्स है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गैस एट इतना मतलब उसमें प्रेशर है, इतना प्रेशर में उसको लॉक किया गया है उस टैंक को, एंड इतना केल्विन, इतना टेम्परेचर भी है। नाउ हीट इज ट्रांसफर टू द नाइट्रोजन इन द टैंक एंड द प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन राइज टू इतना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, उस जो टैंक में हम लोग हीट दे रहे हैं, और हीट दे जाहिर सी बात है अगर हीट बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर पहले कितना था, प्रेशर था पहले 500 किलो पास्कल से बढ़ के कितना हो गया मेरा 800 किलो पास्कल हो गया। देखो यहाँ पे बोला ना 800 हो गया, राइज हो गया, उसका प्रेशर राइज हो गया। चलो ठीक है, ये P1 था और ये P2 हो गया। तो बोला था वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वर्क डन कितना हुआ वो मुझे बताओ। तो तुम एक चीज़ बताओ, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक आप ही बताओ कि अगर मेरा एक चीज़ तो आप समझिए कि भाई रिजिड टैंक है, क्या है मेरा रिजिड टैंक। देखना कितना ईजी क्वेश्चन है। रिजिड टैंक मीन्स समझ लो सर ये तो मेरा क्लोज हो गया, क्लोज सिस्टम है सर, क्लोज सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं कि नॉन फ्लो प्रोसेस है मेरा, क्या है मेरा नॉन फ्लो प्रोसेस है। अच्छा ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया। सर नॉन फ्लो प्रोसेस मीन्स इसमें जो वर्क डन निकलेगा वो पीडीवी निकलेगा, ये भी आप लोग समझ गए। चलो ठीक है सर, इसमें पीडीवी निकलेगा। और सर इसमें हम लोग बात करेंगे अगर, तो क्या क्या दिया वो हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सर इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग को समझ गए ना। तो हम लोग बनाते इसको, रुक जाओ, ओके।
वैसे ये बनाने का क्वेश्चन नहीं, इसका मैं फट आंसर बता देता, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम के चलते, लेकिन फिर भी देख लो। तो V1 कितना दिया है सर, तो V1 मेरा वॉल्यूम दिया 3 मीटर क्यूब, ओके। और यहाँ पे T1 कितना दिया है सर, T1 मेरा कितना दिया 300 केल्विन में दिया, कन्वर्ट करने का कोई जरूरत है नहीं, चलो लिख दिए। P1 मेरा कितना दिया था, शुरू में कितना था मेरा 500 था, 500 किलो पास्कल था। एंड जब इसको हम लोग फिर से हीट दिए, हीट देने के चलते इसका प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ के कितना हो गया 800 हो गया किलो पास्कल। अच्छा, वर्क डन मुझे पता चल गया, क्लोज प्रोसेस है तो पीडीवी वर्क मेरा लेगा। अच्छा सर, मेरा जो टैंक है, टैंक इज रिजिड, क्या है मेरा रिजिड है, इट मीन्स सच यहाँ तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, पक्का कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इट मीन्स अगर हम लोग निकालेंगे वर्क डन इक्वल टू पी इंटू V2 माइनस V1, तो सर ये तो मेरा 0 है, तो सर अगर ये 0 होगा तो वर्क डन भी तो मेरा 0 हो गया, तो इसका भी आंसर मेरा 0 किलो जूल होगा। समझ गए कि नहीं? हम इस तरह का क्वेश्चन इसीलिए लाएं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। बट ये ध्यान रखना है कि टैंक रिजिड है, कांस्टेंट आपका वॉल्यूम जो है वो आपका फिक्स रहेगा, एंड अगर रिजिड है तो वो आपका क्लोज प्रोसेस है, क्लोज प्रोसेस मेरा आपका पीडीवी वर्क लगेगा। चलो आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट आप लोग स्केर्ड हो जाते हो क्वेश्चन को देख के ही कि मेरे से होगा नहीं। और ये सारे क्वेश्चन जो है जो आया गया है वो इसी तरह का क्वेश्चन हम बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला, ए गैस इज कंटेनिंग इन सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन लोडेड विद द स्मॉल नंबर ऑफ वेटेड। अच्छा ठीक है, द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज दिस मच, इनिशियल प्रेशर मेरा P1 कितना दिया है 1.3 बार दिया हुआ, बार को कन्वर्ट करो किलो पास्कल में, तो 1.3 इंटू 10⁵ होता है। आपको पता है कि 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, तो वही किए। और यहाँ पे क्या किए, 0 को हटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ से कटेगा तो 4 बचेगा, तो यानी कि 13 इंटू 10⁴ पास्कल, और 130 इंटू 10⁻³ कर सकते, एक और 0 इधर कर दिए पास्कल, और जे 10⁻³ मीन्स क्या हो जाता, किलो हो जाता, किलो मीन्स होता 10⁻3, तो इसको कर सकते हैं 130 किलो पास्कल। तो यहाँ से P1 मेरा कितना निकल गया 130 किलो पास्कल। अच्छा, द इनिशियल वॉल्यूम इज, अच्छा इनिशियल वॉल्यूम भी यहाँ पे दिया गया, इनिशियल वॉल्यूम मेरा कितना दिया 0.03 मीटर क्यूब। दी गैस इज नाउ हीटेड, अब उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के चक्कर में यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज बाय दिस मच, मतलब अब जो V2 हो जाएगा वो कन्वर्ट कितना हो गया 0.1 मीटर क्यूब आ गया। ओके, यहाँ बोल रहा कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो यहाँ पे इसको 3 क्वेश्चन को मैं एक साथ बना दिया हूँ। इस बोल रहा कि बताओ मुझे वर्क डन फाइंड करना, कब कब, जब मेरा प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक के केस में वर्क डन क्या होता है मैं बता दिया हूँ, उसमें फाइंड करो। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल के केस में मेरा वर्क डन कितना होगा वो पर आप बताओ। और यहाँ पे पीवी पर 1.3 किसका होगा आपको पता पॉलीट्रोपिक का होता है, ठीक है, और 1.4 किसका होता है एडियाबेटिक का होता है। तो एडियाबेटिक के केस में मतलब हीट कांस्टेंट के केस में बताओ मेरा वर्क डन क्या होगा, सभी मेरा वर्क डन फाइंड करना है, राइट। चलो तो ये सब में यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं सब यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया था, P1 दिया था, तो P1 हम लोग निकाले, कितना निकाले, P1 मेरा फाइनली किलो पास्कल में कितना निकला 130 किलो पास्कल निकल गया था, ठीक है। V1 मेरा कितना आ गया था 0.03 मीटर क्यूब, और V2 मेरा कितना निकल गया था 0.1 मीटर क्यूब। अच्छा, सबसे पहले यहाँ क्या बोला कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक के केस में, आइसोबारिक के केस में क्या हो जाता है मेरा पीडीवी वर्क निकलेगा क्योंकि क्लोज है। देखो यहाँ पे एक गैस इज कंटेनिंग इन सिलेंडर, सिलेंडर में तो ऑब्वियसली बात है आपका क्या रहेगा नॉन फ्लो प्रोसेस यानी कि क्लोज प्रोसेस, और क्लोज प्रोसेस में मेरा वर्क डन क्या निकलता है पीडीवी। और यहाँ पे पहले बोल दिया प्रेशर कांस्टेंट, मतलब ये निकल जाएगा प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज होगा यानी कि V2 माइनस V1। तो बस यहाँ पे क्या कर दो, प्रेशर मेरा कितना दिया 130 दिया है, V2 कितना दिया 0.1 दिया है, और V1 कितना दिया 0.03 दिया है। इसको आप कैलकुलेट करो, तो अब जब यहाँ पे कैलकुलेट करेगा तो यू विल गेट योर 9.1 किलो जूल, और ये हो जाएगा आपका आंसर। पहला का आंसर हो गया खत्म। सेकंड बात करते हैं, जब बोला क्या है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट मींस क्या हो जाता है आइसोथर्मल का बात करा, आइसो THERMAL आइसोथर्मल प्रोसेस का बात करा। ओके, आइसोथर्मल के केस में मैंने वर्क डन आपको बताया था कि वर्क डन क्या हो जाता है, आपको हो जाता है P1 V1 ln आ जाता है क्या V2 माइनस V1। आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं वन बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम आपको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग को ये चीज़ पता चले कि सर आप लोग कोई चीज़ बना रहे हो वो सही तरीके से। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल केस में वर्क डन मैंने कहा था पीडीवी हो जाता है, PV इक्वल टू NRTV लिख सकते हैं, तो RT लिख दिए हैं M यूनिट मास लेके, और RT ln V2 माइनस V1। तो यहाँ पे वही वाला चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो PV ln V2 माइनस V1, वही बात है, क्योंकि RT बोलो या फिर यहाँ पे PV करो बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने वही वाला चीज़ किया हूँ, कहाँ गया मेरा ये चीज़ है PV ln V2 माइनस V1। चलो तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, और क्या है P1 मेरा कितना था 130 ने आया था ना, तो 130 आया था,
एंड V1 मेरा कितना था, V1 यहाँ पे देख लो वो 0.03 था। ln हम लोग पुट कर देते हैं ln, तो V2 मेरा था 0.1 और V1 था 0.03। बस इसको आप लोग कैलकुलेट करना, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल जाएगा 4.695 किलो जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला आंसर। थर्ड वाला आंसर क्या बोला गया था, पीवी पे पावर क्या था मेरा, पीवी पर 1.3, पॉलीट्रोपिक का बात करा। चलो ठीक है, पॉलीट्रोपिक मेरा प्रोसेस क्या हो जाता है, पॉलीट्रोपिक क्या हो जाता है सर, तो सर पीवी पे पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को तो हम लोग पॉलीट्रोपिक बोलते हैं। तो सर अगर यहाँ पे कर सकते हैं P1 V1 n इज इक्वल टू P2 V2 n, ओके। तो इससे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1 पे पावर n, ये भी ले सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ से अगर P2 निकालना है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा सा अपोजिट, मतलब P1 को नीचे कर देते हैं, P2 को ऊपर कर देते हैं, तो कर सकते हैं P2 बाई P1 इक्वल टू, ये भी ऊपर आ जाएगा P1 बाई V2 पे पावर n। ये मेरा निकल गया एक प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरा वर्क डन पहले, तो पॉलीट्रोपिक के केस में मैंने वर्क डन आप लोग को बता चुका हूँ, कितना क्या हुआ था मेरा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई था n-1, ये मैं बता चुका हूँ। या फिर आप इस तरीका से भी लिख सकते हो, आगे का अगर P2 को कर दोगे P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस n देन हो जाएगा। आप किसी तरीका से निकालोगे आपको आंसर आ जाएगा। देखो मैं ये वाला रिलेशन क्यों बताया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या क्या पता है, P1 मुझे पता है, चलो ठीक है, V1 मुझे पता है, V2 भी मुझे पता है, क्या मुझे P2 पता है, नहीं पता है, तो आपको P2 निकालना पड़ेगा इस वैल्यू से। पॉलीट्रोपिक इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, और आपको n का वैल्यू दिया गया है 1.3, तो यहाँ पे बस ई वाला वैल्यू यहाँ पे P2 निकालना, तो यहाँ पे P2 क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 उधर चल जाएगा, V1 डिवाइड बाई V2 पे पावर n। तो यहाँ पे P1 का वैल्यू आपको कितना दिया गया था, P1 130 था ना, 130 था, एंड V1 कितना था, V1 आपका था 0.1, तो 0.1 V2 था आपको सॉरी V1 था 0.03 था, तो यहाँ हो जाएगा 0.03 एंड V2 था 0.1 पे पावर n का वैल्यू 1.3। यहाँ से आप कैलकुलेट अगर करोगे तो यू विल गेट 0.272 बार। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेशर बार में है इसलिए बार में ही निकलेगा। समझ आया कि नहीं ये चीज़ है। चलो तो ये मेरा निकल गया इतना बार। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। भाई P2 का वैल्यू कितना निकला मेरा 0.07 बार। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग किलो पास्कल में तो इसको क्या आ जाएगा 0.272 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो आ जाएगा कितना 27.2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा किलो पास्कल में, इतना किलो पास्कल। तो ये मेरा P2 निकल गया। तो यहाँ पे मैं रेड से अब ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या निकल गया P2 मेरा 27.2 P2। V2 मुझे पता है, V2 पहले निकाल चुके 0.1 था। P1 मुझे पता 130 था एंड V1 मुझे पता 0.03 था। डिवाइड बाई 1 माइनस n का वैल्यू 1.3। आप इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट 3.933 किलो जूल। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलसी है, तो यहाँ पे दिखाऊंगा तो बहुत लेट लग जाएगा, और मैं खुद से करूँगा तब तो ऐसे नहीं होगा ना। तो आप लोग समझ गए कि नहीं, यहाँ पे तीनों चीज़ में तीनों का वर्क डन निकाल दिया। पहले आपका कांस्टेंट प्रेशर का बोला था, आइसोबारिक का बोला था, फिर आइसोथर्मल का बोला था, और आपका फिर पॉलीट्रोपिक का बोला था। तीनों का मैं निकाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एयर फ्लो, देखो यहाँ पे जब भी बात करें स्टडी प्रोसेस का बात करें, स्टडी मीन्स क्या था, टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहता है। स्टडी फ्लो प्रोसेस जब पढ़िएगा तो मैं बताऊंगा स्टडी यानी टाइम के साथ। अगर एक समय पे इतना उसका वॉल्यूम है और प्रेशर है तो वो टाइम के साथ उसका चेंज नहीं होगा, वहाँ पे आपका P1 और V1 ही होगा। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन एक टाइम पे जो भी यहाँ पे मान लो 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा स्टेडिकली, उसी को बात यहाँ पे बढ़ रहा। ठीक है, तो बोल रहा कि एयर फ्लो स्टेडिकली थ्रो अ कंप्रेसर। ओके, और एक चीज जान लो, जो कंप्रेसर हो जाता है, कंप्रेसर में जो आपका वर्क डन निकलता है वो आपका नेगेटिव वर्क डन होता है। क्यों नेगेटिव वर्क डन होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि एनर्जी लॉस करता है। जब वो वर्क करता है ना, वर्क दे के अपना एनर्जी को लॉस करता है, जिसके चलते नेगेटिव वर्क डन मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, एयर फ्लो स्टेटिकली थ्रू अ कंप्रेसर, इट इज कंप्रेस्ड रिवर्सली फ्रॉम दी 0.1 मेगापास्कल टू 0.9 मेगापास्कल एट 30 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द स्पेसिफिक वर्क ऑफ अ कंप्रेसर। ठीक है भाई, हम लोग निकालते हैं। पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो मुझे P1 दिया गया है, प्रेशर कितना 0.1 दिया है मेगा पास्कल। क्या इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर देख देते हैं, दोनों मेगा में ही दिया, रहने देते हैं फिलहाल। PT इक्वल टू 0.9 MPa मेगा पास्कल है। ठीक है, टेम्परेचर भी मेरा दिया गया है कि इतना टेम्परेचर में किया गया था, T1 टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 300 प्लस 273 कर देंगे, आ जाएगा कितना मेरा 303 केल्विन आ गया। चलो तो T1 टेम्परेचर कितना मिल गया है मेरा 303 केल्विन।
इतना मेरा निकल गया। P1 भी मुझे पता है, P2 भी मुझे पता है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ए नंबर बोला इफ़ दी प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के केस में पहला नंबर क्या बोला, आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें वर्क डन मेरा क्या हो जाता है, आपको पता है VDP हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा, VDP निकल जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपका फ्लो प्रोसेस, देखो पहले बोला एयर फ्लो प्रोसेस, कंप्रेसर है, मतलब कंप्रेसर कैसा हो जाता है कि इधर से अगर एयर मेरा आ रहा है तो इधर से मेरा एयर निकल भी जा रहा है, तो अगर इधर से इन कर रहा है तो इधर से आउट भी कर रहा है, तो यानी कि क्या है, ये आप मेरा फ्लो प्रोसेस है। तो VDP, और मैंने कहा कंप्रेसर क्या करता है, वर्क करता है एनर्जी को लॉस करके, तो यहाँ पे माइनस निकल जाएगा मेरा, माइनस आएगा VDP। समझ आया कि नहीं। और मैंने कहा था कि वर्कडन जो हो जाता है वो मेरा नॉन फ्लो प्रोसेस में, और वर्कडन जो होता है फ्लो प्रोसेस में मेरा इक्वल रहता है। मैंने कहा था ना, पहले ही शुरू में ही कहा था जब मैं बता रहा था। तो यहाँ पे वर्कडन वही वाला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, RT कर सकते हैं, RT ln P2 माइनस P1। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। चलो, तो ये मेरा नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। चलो अब हम लोग पुट करते हैं। R का वैल्यू आप लोग को पता है, गैस कांस्टेंट हो जाता है, और उसका वैल्यू हो जाता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, एक आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन ये आपका गैस कांस्टेंट ओनली है। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे माइनस 0.287। T1 टेम्परेचर में हम लोग निकाल चुके हैं, 303 है। ln वैल्यू पुट करेंगे, P2 माइनस P1, P2 कितना दिया 0.9 दिया, P1 कितना दिया 0.1 दिया, दैट्स इट। इसको आप कैलकुलेट करो तो यू विल गेट योर माइनस 190.7 किलो जूल पर केजी। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा। ये मेरा निकल गया आंसर, जो कि मेरा वर्क डन निकला। ठीक है, नेगेटिव क्यों हो रहा, बिकॉज शुरू में ने कहा कि कंप्रेसर जो होता है वो मेरा क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है वर्क डन करके। वर्क तो करता है लेकिन एनर्जी को लॉस करके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे एक जोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, क्यों मैं इसको बड़ा कर देता थोड़ा सा। B नंबर में अगर मैं कर दूँ कि इफ़ द प्रोसेस इज ऐसे, यहाँ लिख देते हैं इफ़ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। अगर मेरा एडियाबेटिक रहता तो वर्कडन निकाल के दिखा, तो चलो मैं बढ़ा दिया यहाँ पे। देखो, अगर मेरा एडियाबेटिक रहता तो आपको वर्कडन में बता चुका हूँ। वर्कडन एक रिलेशन मैंने बताया था, रिलेशन ही आपका वर्कडन तो आपको पता है क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस हो जाएगा P2 V2, एडियाबेटिक है तो गामा माइनस 1, ये चीज़ हो जाता है। एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, जो बताया था टेम्परेचर के रिलेशन पे, जो कि था मेरा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपन गामा। ये मैंने बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वन टाइम। यहाँ पे देखो, ये चीज़ मैंने रिलेशन बताया था ना, और ये किस केस में था, आपका एडियाबेटिक के केस में था। तो ये रिलेशन हम लोग पुट करके वहाँ पे वैल्यू लाएंगे। देखो मैंने ये वाला जस्ट अभी यूज़ किया, ये वाला, ये टेम्परेचर के लिए, तो इसको हम लोग यूज़ करके यहाँ पे ला सकते हैं इसका वैल्यू, अगर आपको एडियाबेटिक का पूछा है तो ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, इसी को हम लोग यूज़ किए हैं एडियाबेटिक के केस में। ओके, एडियाबेटिक के केस में तो यहाँ पे हम लोग के क्या पता, T2 मुझे पता है क्या, T2 मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे T2 हम लोग, अच्छा T2 ही निकालना है, तो पहले T2 निकालना पड़ेगा, तब ना हम लोग वर्कडन निकालेंगे। तो पहले T2 निकालो यहाँ पे। तो देखो, क्योंकि वर्कडन के लिए मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है, एक सेकंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो T2 निकालना पड़ेगा, तो T2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 ऊपर चल जाएगा, एन P2 माइनस P1 एन हो जाएगा गामा माइनस 1 अपन गामा। तो T1 मुझे पता है 303 है, P2 मुझे पता है, P2 कितना है भाई, P2 है 0.9 है, P1 कितना है 0.1 है, 0.1 है। गामा कितना होता है आपको 1.4 माइनस 1/1.4। इसको जब आप कीजिएगा ना तो आपको T2 कितना मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको T2 मिल जाएगा 567.6 केल्विन। तो मेरा T2 भी निकल गया। यहाँ पे से देख लो, मुझे T2 फाइंड हो गया, यहाँ मेरा T1 फाइंड हो गया, और मुझे P1 भी पता है, P2 भी पता है। अब मैं निकाल सकता हूँ वर्क डन। तो वर्क डन मुझे तो ये वर्क डन मुझे पता है, ये वाला मुझे पता है एडियाबेटिक के केस में, लेकिन यहाँ पे मुझे गामा वैल्यू P1 भी पता है, V1 तो वॉल्यूम नहीं दिया है, या वॉल्यूम का कोई बात ही नहीं है, प्रेशर का बात हो रहा है। तो मैंने बताया था कि एडियाबेटिक के केस में अगर टेम्परेचर के टर्म में हो तब भी एक वर्क डन हो जाता है। तो वो वर्क डन क्या हो जाता है, वो वर्क डन आपका हो जाता है आपका गामा 1 माइनस गामा, मैं बताया हूँ। और यहाँ पे हो जाता है, एक सेकंड बैक थोड़ा जाते हैं, R फिर आ जाता है T2 माइनस T1, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो कि 1.4 डिवाइड बाई 1 माइनस 1.4, R आपका हो जाता है क्या, गैस कांस्टेंट यानी कि 0.287, और T2 जस्ट अभी हम लोग निकाली 567.6 में माइनस हम लोग कर देंगे T1, और T1 कितना लेगा 303 था। बस यहाँ से आप वर्कडन निकालोगे और यू विल गेट योर -2605.8 किलो जूल पर केजी।
ठीक है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हो रहा कंप्रेसर। देखो यहाँ पे हम माइनस पुट किए बाद में, मतलब जब घटा, अब इसको कैलकुलेट कीजिए ना, माइनस आएगा या आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन वर्क हो रहा है और कंप्रेसर वर्क में एनर्जी का लॉस होता है वर्क डन करके। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन को मैं बता दिया, ठीक है। ये जो रिलेशन आपका वर्क डन इक्वल टू ये कहाँ से आया, तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोग को, नहीं तो बाद में आप लोग बोलिएगा कहाँ से आया। देखो वर्क डन, ये देखो वर्क डन, ये वाला मैं हम यूज़ किए, ठीक है। ये भी वर्क डन होता है। अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम दिया रहे, अगर मेरा टेम्परेचर दिया रहे, तो ये आपका यूज होता है। अगर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया रहा था तो ये भी वर्क डन के जगह में यूज होता है। सब वर्क डन का है, सब वर्क डन है किसका? एडियाबेटिक का, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। 5th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको आज मैं बताऊंगा, आपको 6 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग वरी मत कीजिए, बस जल्दी खत्म होने वाला है आप लोग का क्लास। सॉल्यूशन, कोई भी सेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। टाइम ले रहे हैं, टाइम इसलिए ले रहे हैं कि 1 टाइम पढ़ो, कभी और लाइफ में पढ़ने का जरूरत नहीं। इस पढ़ने के बाद आप लोग आराम से खाली प्रिपरेशन करो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 kg ऑफ अ परफेक्ट गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम द P1 टू P2, मतलब एक गैस है जिसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करके P1 से P2 तक जा रहा है, तो जिसमें आपका आइसोथर्मल प्रोसेस भी है, एडियाबेटिक भी है, और P बार 1.1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी है। तो बोला करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वर्क। तो देखो यहाँ से घुमा फिरा के आपका पूछ दिया क्या, पीवी डायग्राम में जो स्लोप होता है उसी से पूछ दिया। तो यहाँ पे आप देख लो, मैंने बताया था कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n हो जाता है। ये आपको मैं देखो यहाँ पे बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया था, स्लोप वाला जब बात करेंगे, देखो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन जो होता है इन्वर्सली हो जाता है, और कंप्रेशन केस में डायरेक्टली हो जाता है। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ से क्या देखेंगे कि ये आपका किसके केस में हो जाता है? एक्सपेंशन के केस में, और वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये केस में, तो यहाँ पे कंप्रेशन के केस में। और यहाँ बोला किसका है? कंप्रेशन का बात किया है। तो कंप्रेशन का बात किया है मीन्स ये वाला हो जाएगा डायरेक्ट। देखो इजी में तरीका बता रहा हूँ। कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा? वर्क डन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मेरा एन का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा, बस खाली एन का वैल्यू आपको चेक करना है। आइसोथर्मल के केस में सर एन का वैल्यू 1 होता है, एडियाबेटिक केस सर एन का वैल्यू मेरा गामा हो जाता है, जिसका वैल्यू होता है 1.3 हो जाता है, और यहाँ पे तो एन का वैल्यू सर दिया है 1.1। तो बस अब देखो एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, जो क्या बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है। तो सबसे कम किसका? तो सबसे कम आपका आइसोथर्मल का है, तो सबसे पहले 1 नंबर वाला होगा। फिर उसके बाद किसका ज्यादा है? तो आपका 3rd नंबर है, तो फिर आपका 3rd हो जाएगा, और फिर किसका हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा, मतलब उसके बाद 2nd हो जाएगा। तो बस ये प्रोसेस है। देखो 132 किसका? 132 यानी बी नंबर, तो बी नंबर आंसर। समझ गए ना? बस ये चीज आप लोग को समझना है और कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोला? डिटरमाइन द वर्क डन पर साइकिल बाय अ 10 सेंटीमीटर बोर 12.5 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ इफ द एरिया ऑफ द इंडिकेटर कार्ड इज दिस मच, है ना, एंड कार्ड लेंथ इज दिस मच एंड इंडिकेटर स्प्रिंग इज दिस मच। पहले समझ लो ये क्या बोल रहा है। एक आपका हो जाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या हो जाता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर को पीएम से दिखाते हैं, और ये होता क्या है? ये हो जाता है एरिया डिवाइड बाय लेंथ इनटू के, और के क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ द, डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं एल कर देते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम, एंड जो एरिया हो जाता है ये भी हो जाता है एरिया ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम। ठीक है, बात समझ में आया? और ये भी आपका एरिया जो लेते हैं मीटर स्क्वायर में लेते हैं, लेंथ जो लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ आएगा। इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से क्या समझे कि पीएम होता है, ठीक है, क्या हो जाता है? पीएम, जिसको बोलते हैं क्या? मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये हो जाता है क्या? एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम डिवाइड बाय हो जाता है लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम इनटू हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, ये आपको निकालना, लेकिन यहाँ पे वर्क डन निकालने बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई टोटल चीज़ तो वही दिया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से देख लो, हाँ, डिटरमाइन द वर्क डन, और वर्क डन मुझे निकालना है, और वर्क डन क्या हो जाता है? फोर्स इंटू हो जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और मुझे पता है कि प्रेशर इक्वल टू हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी, राइट। तो वर्क इक्वल टू ये चीज निकल गया मेरा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे पहले तो मेरे प्रेशर निकालना है, यही प्रेशर जो है वो आप पी एम कर सकते हो, यानी कि इंडिकेटेड मतलब इफेक्टिव मीन प्रेशर। तो ये निकालना हमको है। सबसे पहले इस वॉल्यूम फॉर्मूला से निकालेंगे, देन एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है? ये निकालना है एरिया ऑफ द बोर। किसका निकालना? बोर, बोर का एरिया इंटू लेंथ। लेंथ किसका निकालेंगे हम लोग? बोर का लेंथ निकालेंगे, बोर का लेंथ निकालेंगे। तो मुझे एरिया देखो बोर का कहाँ से निकलेगा? देखो यहाँ पे डिटरमाइन द वर्क डन पर साइकिल ऑफ 10 सेंटीमीटर बोर। तो बोर का यहाँ पे मेरा दिया गया 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया? मेरा डाया दिया हुआ, ठीक है मेरा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है,
तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 आ जाएगा मेरा मीटर। तो एरिया मेरा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो d के जगह 0.1 का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो ये मेरा एरिया निकल गया यहाँ पे। और अगर लेंथ का बात करेंगे, लेंथ, तो लेंथ मेरा दिया है कितना 12.5 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ या फिर आपका बोर लेंथ। तो ये कितना दिया है आपका 12.5 सेंटीमीटर। तो मेरा देखो ये दो चीज़ हमको पता चल गया कि भाई लेंथ मुझे पता चल गया है और मेरा एरिया भी पता चल गया, ये पता चल गया और ये पता चल गया। एक चीज़ नहीं पता चला, पीएम पता नहीं चला। तो पीएम के लिए यहाँ पे सब दिया गया है, देखो ध्यान से। तो भाई पीएम हो जाता है क्या मेरा, एरिया, लेंथ और क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे एरिया जो है, आप ध्यान से देखना, एडी मेरा दिया गया, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द इंडिकेटेड कार्ड इज दिस मच, यानी कि 9.68 और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया। चलो ठीक है। एंड कार्ड लेंथ एल भी दिया गया था, यानी एल डी भी दिया गया, कितना 5.33 सेंटीमीटर दिया गया, देखो लेंथ दिया गया। एंड इंडिकेटर स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया गया, मतलब के का वैल्यू भी दिया गया, कितना दिया गया 21.7 MPa मेगा पास्कल। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू खाली पुट कर देना, क्या 9.68 डिवाइड बाई एल मेरा कितना 5.33, के कितना दिया है 21.7। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, पीएम निकल गया। और ये जो भी निकला इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इस चीज़ को पुट कर देंगे। ये जो एरिया वाला पोर्शन है इस एरिया को यहाँ पुट कर देंगे, और जो लेंथ दिया है उस सेंटीमीटर में अभी रहने दो, मीटर में कन्वर्ट करो नहीं फिर भी आप कर सकते हो, यहाँ पुट कर देंगे। और यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर मेरा निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्या करो यहाँ पे कि भाई वर्क डन यहाँ से निकालना था, वर्क डन इक्वल टू, यहाँ पे आप अगर इस चीज़ को करोगे ना, पीएम निकालोगे, तो पीएम आपका क्या निकल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये निकल जाएगा आपका 390, फिर आ जाएगा इंटू 0.00785 इंटू आ जाएगा 0.125 और डायरेक्ट आपका आएगा 387। ये आप लोग कमेंट करके कीजिएगा कि क्या ये आप लोग आया कि नहीं, बस आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो आपका सेंटीमीटर में दिया उसको मीटर में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। ठीक है। ये जो जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को, मैं आपको कमेंट से ही पता चलेगा, कि कमेंट और लाइक से पता चलेगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और लोगों को पहुंचाना तो प्लीज़ आप लोग शेयर करो, शेयर करोगे तभी जाके चैनल जो आगे बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आप लोग शेयर प्लीज़ करना। एंड मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस लगा, कौन सा पार्ट कैसा रहा, और कुछ में अगर इम्प्रूवमेंट करना तो वो भी मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स लेना है, जो कि 2 कोर्स चल रहा है, जैसे मैंने कहा था, एक फाउंडेशन कोर्स है, एक प्लस कोर्स है। AE का कोई भी आप अगर स्टेट लेवल का, फिर JEE लेवल का, या फिर आपको सेंट्रल लेवल का JEE का तैयारी कर रहे हो, AE का तैयारी कर रहे हो, तो आप पेड कोर्स खरीद सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस है। उसके लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दोनों का कोर्स के बारे में दिखाया गया है, जिसमें आपको 300 प्लस वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन सोल्यूशन किया गया है, चैप्टर वाइज 5000 क्वेश्चन सोल्यूशन। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप से आप उसके बारे में पता कर सकते हो, और वैलिडिटी भी 3 ईयर दिया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।